जय हिंद। आज की हमारी नई हेडिंग है आपके इस अपने चैनल पर। चैनल हमारा आप सर्च कर सकते हो दो नाम से, बायोलॉजीपुर और दूसरा नीलेश गुप्ता क्लासेस। दो आप मेंशन करके सर्च करोगे तो हमारे वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। और उसी के साथ ही आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 10th आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं वाहितमल। ठीक है, जो वाहितमल होते हैं, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं कि बहुत पहले से ही मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत पहले से ही इंसान आज तक भी बहुत सारे कचरों के समुद्रों में, नहरों में, झरनों में, तालाबों में फेंक देता है। तो क्या होता है आप समझिए, सुनिए बहुत अच्छे से, इसके बारे में आप मेंशन करिए। ठीक है, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, क्योंकि जो नगर पालिका का, गांव का, शहरों का जितना कूड़ा होता है, करकट होता है, वो सब बहकर समुद्रों में, नहरों में, झीलों में, झरनों में जाता है, तो वही इंसान की बीमारी का कारण बन जाता है। तो यही क्या होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो सड़ते गलते नहीं हैं, जैसे कि नॉट डिकम्पोजर्स, जैसे कि बॉटल। इंसान अगर पानी पी के बॉटल अगर फेंक दे तो कम से कम अगर मैं बात करूं काफ़ी वर्ष तक तो बॉटल ऐसे पड़ा रहे, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं तब तक बॉटल वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। वो सड़ने वाली, गलने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं बस उसी की बात करता हूँ, जिसे बोलते हैं पॉलीथीन। मार्केट में आप सब्जियां जब लाते हो तो पॉलीथीन वही लाते हो। तो एथिलीन से बनता है क्या? पॉलीथीन। एथीन से बनता है, ए पॉलीमर ऑफ एथीन इज नोन एज पॉलीथीन। पॉलीमर ऑफ एथीन इज नोन एज पॉलीथीन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे जुड़ता चला जाए, बहुत लंबी श्रृंखला, तो बहुत सारे एथीन हो जाएंगे, तो पॉली एथीन हो गया, तो वही पॉलीथीन है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं कि क्या करते हैं कि कुछ तो डिकम्पोज कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स होते हैं, गंगा का, झील का, नदियों का पानी को, तालाब के पानी को, जो उसमें गंदगियाँ रहती हैं, कुछ तो सड़ा देते हैं, गला देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये तो ठीक है, चलो भाई ये तो ठीक है। और कुछ टेक्निक तो ऐसी होती है कि इंसान खुद फिल्टर करता है, जिसे बोलते हैं निस्यंदक, फिल्टर करके तब इंसान पानी पीता है। तो एक्चुअली बात क्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो बहते हुए जल, जैसे मान लीजिए बहुत सारे, अभी अगर हम बात करें कि यही अगर हम इलाहाबाद की गंगा जी की बात कर लें, इस नदी की बात कर लें, तो 2014 में ही इसका नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद में स्टार्ट किया नमामि गंगे कार्यक्रम। तो उसके दौरान कोई भी मतलब कि इंसान से निकला हुआ, जानवरों से, इंसान से, मनुष्य से निकला हुआ मल मूत्र, ये सब कहाँ जाता है? ये सब क्या होता है? ये वो क्या होते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गर्दम वगैरह कहाँ जाता है? ये झील में, नदियों में, तालाबों में जाता है। तो बताओ आप जरा समझो कि बीमारी का कारण नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल। आप जानते हैं कि इस समय, मेरी बात को समझिए, जरूरी नहीं मैं लिखाऊं तभी आपको मैं पढ़ाऊं, बस मेरी बात को आप समझिए। आप जानते हैं जैसे कि इंसान क्या किया, जैसे कि जब पहली बरसात होती है तो कभी किसी को बढ़िया बढ़िया फोड़े भी निकल आते हैं। किसी को जब बरसात होती है तो फुंसी भी, फोड़े भी बहुत अच्छे क्वालिटी के निकलते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं पहली बारिश में मत भीगा करो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। अम्लीय वर्षा, मैं अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा।
यह अम्लीय वर्षा क्या होती है आप ध्यान समझिएगा। जैसे कि इंसान क्या करता है, बहुत सारे प्लास्टिक को, फाइबर को, बहुत सारे मिल्स हैं, कंपनियां हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, उसमें से निकला हुआ जो केमिकल जो धुआं होता है वो कहाँ जाएगा? वो सब बादल पे जाएगा। जब बादल पे जाएगा तो बादल पे काफ़ी समय तक उसमें सारे, जैसे जूते की फैक्ट्री का, कंपनी का धुआं, उसके बाद नमकीन का फैक्ट्री का, पाव रोटी का फैक्ट्री का, कपड़े की फैक्ट्री का, जूते की फैक्ट्री का, सब जाएगा। सब एक ही में सारा धुआं के मिलकर एक एसिड बना लेगा, केमिकल बना लेगा। जब वही पहली बार जब बारिश होती है तो आप देखते हैं वो बहुत ही, जिस गड्ढे में पानी भरा होता है बहुत ही बदबूदार होते हैं, उसको पीना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरस भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, वो बदबू देने लगता है पानी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वो अम्लीय वर्षा है। इन सब के केमिकल के मिलने की वजह से एक प्रकार के एसिड का निर्माण होता है, तो उसको ही बोलते हैं अम्लीय वर्षा। बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसमें जो छोटे, जिसकी इम्यून सिस्टम बढ़िया होती है उसको तो फोड़ा नहीं निकलेगा, और जिसको तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ है उसी को फोड़ा निकलता है। तो ये चीज़ें कब होती है कि जब इंसान क्या करता है कि जब लापरवाही करता है, जब भीगता है या गड्ढे की पानी पीता है, जिस प्रकार का नहर का पानी पीता है, तो तब वजह के ऐसा बीमारियां होती हैं। क्योंकि हमारा बॉडी है, शरीर है, वायरस जितना आप बचाओगे बैक्टीरिया से उतना ही बेटर रहेगा। तो वही है अम्लीय वर्षा। इसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ा ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और हरे भरे जो खेत खरिहान पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। कुछ लोग तो, अभी हम इलाहाबाद की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तो जब आप इलाहाबाद में बक्सीबाद पे जाओगे, प्रयागराज स्टेशन पर उतर कर जब आप बक्सीबाद पे जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या मिलेगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी वो क्या करता है, एक प्लांट है जहाँ पे वो जो उपचार करता है, पानी का उपचार करता है। मतलब कि जो पानी गंगा जी का है उसको खींचता है, नदी का पानी खींच कर उसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर करके स्वच्छ पानी को पूरे इलाहाबाद में बांटेगा, देगा वो मोटी से पाइप से। तो और जहाँ से कचरा निकलता है, जहाँ फिल्टर करके जो कचरा निकालता है ना, वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, इतना बदबू देता है। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ सकते हो इतनी। अगर जाना तो कभी आप देख लेना कि सर, तब आप मुझे जरूर याद करो कि हाँ सर जी ने सही बताया था। तो ये सब क्या है? इंसान के द्वारा निकाला गया मलमूत्र, यही सब क्या होता है, जाकर वही इंसान को ही नुकसान पहुंचाता है, जो बहुत सारी बीमारियों से इंसान घिरा हुआ है। तो यही है सूक्ष्म वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। मतलब कुछ जो बहे हुए मलमूत्र होते हैं, कुछ तो बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, उसे सड़ा देते हैं, लेकिन प्लास्टिक को, फाइबर को सड़ा नहीं पाते हैं। इंसान के द्वारा निकाला गया, जैसे कि साबुन कोई साफ कर रहा है, कोई नहा रहा है, कपड़ा धो रहा है, कोई भी मलमूत्र है, ये सब कहाँ जाएगा? ये सब नदियों में जाएगा। तो ये सब तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक फाइबर खत्म नहीं होगा। तो खत्म किसने किया? खत्म किसने किया? सूक्ष्म जीवों ने, माइक्रोब्स ने खत्म किया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। चलिए, बायोगैस के उत्पादन में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, बायोगैस को आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं गोबर गैस। ठीक है, बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? गोबर गैस। तो बायोगैस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन माइक्रोब्स। मतलब क्या होता है, हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। आपने सुना होगा कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु। ठीक है, कैटल का मतलब होता है पशु। पशु जो लोग होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके पेट में 4 पार्ट होते हैं। एक पेट में 4 पार्ट होते हैं। हमारे अमाशय में 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उनके अमाशय में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझना। ठीक है, अब मैं यहाँ पार्ट में आपको नहीं बताऊंगा, फिजियोलॉजी में आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं कोई बैच नया स्टार्ट करूंगा तो ध्यान दीजिएगा। तो
इंसान के स्टोमक में 3 पार्ट्स होते हैं, बट एनिमल्स यानी पशु के अंदर जो गाय भैंस बकरियां होती हैं, इन सब के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे कॉमन होता है रूमेन। आपने नाम सुना होगा, रूमेन होता है। रूमेन होता है। जो रूमेन होता है उसका, अब सुनो, जब वो भैंस यानी जो कैटल होते हैं सारे अपने भोजन को, फूड को इनटेक कर लेंगे, खा लेते हैं। खाने के बाद में वो अपने आमाशय में, स्टोमक में रख लेते हैं। तो फिर वहाँ से वो जुगाली करते हैं ना, वो बोलते हैं ना रूमिनेंट एनिमल, यानी पागुर करने वाले या जुगाली करने वाले। ऐसे बैठ जाए, खाने के बाद में उसे बैठ जाएंगे, उनको टेंशन हो जाएगा, अरे यार ऐसे वो टेंशन हो जाएगा, अरे यार मुझे पचाना है खाना खाने के बाद। तो वही चीज़ हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो रूमेन होता है। रूमेन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसके पेट के अंदर रूमेन होता है और रूमेन में अंदर बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं मेथाइनोजेन मेथाइनोजेन बैक्टीरिया। अरे वाह, क्या मस्त बात है, यहाँ पर आ गई। ह्यूमन कैटल पशु के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है मेथाइनोजेन बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, जो कि CH4 मेथेन गैस का निर्माण करता है, जिसे हम इसी मेथेन गैस को हम गोबर गैस बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अगर आपने किसी ने पूछा कि इस गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस, ठीक, अब इसी गोबर गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस कहते हैं, या हम मेथेन कह सकते हैं। गोबर गैस, बायोगैस, मेथेन। तो ध्यान देना कि जब पशु गोबर करते हैं तो गोबर के अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दिया उनके पेट में बैक्टीरिया होता है। रूमेन में वही क्या करते हैं? मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मेथाइनोजेन बैक्टीरिया। इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे। तो अब आप प्रोसेस समझ पाए कि पशु के अंदर क्या होता है। रूमेन के अंदर, पेट के अंदर मेथाइनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि मेथेन गैस का यानी बायोगैस का, गोबर गैस का निर्माण करता है, जो कि गोबर गैस बहुत पहले ज़माने में बहुत काफ़ी ज़्यादा चलता था। ध्यान देना। अब क्या होता है, अब यहाँ तो अब जब भैंस ने गोबर कर दिया, अब उसमें तो जब भैंस ने गोबर कर दिया तो गोबर के अंदर पहले से मेथाइनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वही मेथेन बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। पहले क्या था कि मान लीजिए ये गड्ढा था, वो गड्ढा 15 से 20 फीट का था, ठीक है, 15 से 20 फीट का गड्ढा होता था। तो होने के बाद में यहाँ ऐसा गड्ढा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा गड्ढा हुआ करता था, ऐसे और ऐसे गड्ढा हुआ करता था। और उसी गड्ढे के अंदर इस प्रकार से कुछ ऐसा था, ऐसे यहाँ पे करते थे, ऐसे वो गड्ढा ऐसा हुआ करता था। और यहाँ एक प्रकार के ऐसे एक अलग गड्ढा बनाते थे, थोड़ा पतला सा बनाते थे, तो इसको यहाँ पे कंटेक्ट कर देते थे। अब इस गड्ढे में यहाँ हॉपर था, ये इस प्रकार से इस प्रकार से गड्ढे खोद कर रखते थे, या हॉपर कोई ढक्कन लगा रहा था, ढक्कन, तो ढक्कन हटाकर यहाँ से गोबर और जल, गोबर प्लस जल, अब गोबर प्लस जल को यहाँ से डालेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? इस गड्ढे में पहुँचेगा। इस गड्ढे का क्या नाम है? डाइजेस्टर बोलते हैं इसको, डाइजेस्टर बोलते हैं। तो जब यहाँ से गोबर और जल को मिक्स करेंगे, डालेंगे, तो सारा गोबर, अब देखो जो गोबर डाल रहे हैं उसमें मेथाइनोजेन बैक्टीरिया है, अब वो बैक्टीरिया कहाँ पहुँचेगा? गोबर के साथ यहाँ पहुँचेगा। ऑलरेडी वो बैक्टीरिया कहाँ पाया गया? वो कैटल के पशु के अंदर पाया गया, और वहीं से गोबर निकला, गोबर के साथ ही निकल गया वो बाहर। तो उसी के क्या होता है, फिर वही गोबर और जल जब यहाँ हम डाइजेस्टर में डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे, तो क्या होता है, काफ़ी समय तक रहने पर यहाँ पे क्या होता है, CH, इसमें क्या होता है CH4 मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से एक पाइप निकली होती है यहाँ पे, जहाँ पे CH4 मेथेन और प्लस क्या निकलता है
है, CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बार बार इसमें गोबर भी डाल सकते हैं और आलू का छिलका भी कहा, और उसके बाद में पियरा भी डाल सकते हैं, और क्या होता है कि जो हरी सब्जियां होती हैं उनके छिलके भी डाल सकते हैं। तो ये सब मिक्स करके यहाँ पर जब डालेंगे तो वो सड़ेगा, वो भाप बनेगा। तो भाप बन के धीरे 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 गैस अपने आप, एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी इसमें एक रिएक्शन होता है, वो केमिकल का बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बायोकेमिकल यानी बायोलॉजी भी और प्लस केमिकल भी, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया होता है प्लस बायो हो गया, और जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल हो गया। तो बायोकेमिकल होता है प्रोसेस, बायोकेमिकल के प्रोसेस द्वारा तब जाके मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में तब जाके क्या होता है? मीथेन का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए, एक इसी में छोटा सा हेडिंग है, मैं बात कर ले रहा हूँ। आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म ही कर दूँ, सोचा था तो कल के टर्म में मैं लूँगा, लेकिन नहीं, आज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि साइनोबैक्टीरिया वो साइनिंग करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। मैंने कहा साइनोबैक्टीरिया, क्या बोला मैंने? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये कैसे होते हैं? आइटोट्रोपिक, ये आइटोट्रोफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं से प्रकाश को लेकर जिंदा रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत सारे छोटे प्लांट पर, क्रॉप्स पर, फसल पर प्रेजेंट होते हैं, और ये सूर्य की प्रकाश को लेकर ये भी हरे भरे होते हैं, शाइनिंग करते रहते हैं ना, तो ये हरे होते हैं। ठीक है, आपने कभी आपने भदेला उदेला देखा होगा, तो ये शाइनिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया नाम रख दिया गया। ठीक है, चमकते रहते हैं, और वो पत्ती के साथ छिपे रहते हैं, आप देख नहीं पाओगे, बहुत ध्यान से, पत्ती जैसा होता है ना, तो दिख नहीं पाते हैं। तो जैव उर्वरक यानी जो जैव उर्वरक होते हैं, जो आप बो रहे हैं, जो पैदा हो रहा है उर्वरक, उसमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसकी कुछ तो लाभदायक होते हैं और कुछ तो हानिकारक होते हैं। वही साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। जल में भी पाया जाता है और वायु में भी पाया जाता है। ये टेरेस्ट्रियल होता है और एक प्रकार एम्फीबिया मान लिया जाए, ये दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, और इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर हम बात करेंगे तो एनाबीना, नास्टाक, आसिटलोरिया, एनाबीना, नास्टाक और आसिटलोरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? आसिलेटोरिया, इतना बात आप समझे। आसिटोरिया आदि ये धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया के समूह में ये होते हैं, एनाबीना होता है, नास्टॉक होते हैं, ओसिटोलेरिया होता है। ये ऐसे होते हैं, आप ध्यान समझिएगा, ऐसे होते हैं एनाबीना, नास्टॉक, ओसिटोलेरिया, ऐसे आसिलेटोरिया ऐसे होते हैं कि ये क्रॉप पे, फसल पे, यानी उर्वरक पर ये प्रेजेंट होते हैं। और धान के खेत में आप जानते हैं खास करके क्या होता है, वो साइनोबैक्टीरिया होता है। इतना बात समझ में आया? ये क्या महत्वपूर्ण जैव की भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? जो नास्टाक, जो साइनोबैक्टीरिया होता है धान के खेत में, गेहूं खेत में पाया जाता है, एनाबीना भी, नास्टाक भी, आसिटेलोरिया भी, ये बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। भूमिका क्या निभाते हैं? रोटी खिलाते हैं क्या? नहीं,
फल खिलाते हैं क्या? नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन N2 प्रोवाइड कराते हैं। नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं किसको? धान के खेत को, धान की फसल को, धान के सीड को, ये गेहूं के सीड को, फ्रूट को नाइट्रोजन देते हैं। कौन? एनाबीना, नास्टाक, एसिटिलुरिया। मतलब कि न तो धान को घाटा है इनसे, न इनको घाटा है धान से, दोनों का फायदा है। ठीक है, तो दोनों का यानी साथ जीना साथ मरना, यानी दोनों का फायदा है ना इसमें। अगर साथ जिएंगे तो साथ मरेंगे, अगर धान खत्म तो भी खत्म। ठीक है, तो इसी प्रकार ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेसिंग करते हैं, निकालते हैं, जो निकाल कर इनको प्रोवाइड कराते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल बहुत नंबर 1 होती है। ठीक है, और नंबर 1 में थोड़ी की ना कि जींस पैंट पहन के आएंगे, टी शर्ट पहन के आएंगे, बारूद फेर के लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन को लेते हैं ताकि उनका अच्छे से फसल भरपूर बहुत अच्छा से हो। तो यही नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया था, जो जैव उर्वरक के रूप में उसमें जीव होते हैं, जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। इतनी बात आप समझ में आया? तो आज आपका ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे से आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। बस आप पढ़ते रहिए, मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़ते रहो। यदि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस बेल आइकॉन। आप इतना कर सकते हो, और हमारे वीडियो के लिंक को जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए बेटर रहेगा, और मैं भी एक जुनून मेरे अंदर होगा, और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा एक अलग स्टाइल से, अलग अंदाज में दोस्तों। तो नमस्कार।